ये शीशे का महल धूप से कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरी आंखों पर। लेकिन कुछ भी कहो, ये शीशे का महल है तो बहुत खूबसूरत और कितना आलीशान है। मेरी चिंता दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। आर्यन की उम्र अब शादी की होते जा रही है, वहीं उसके हाथों की रेखाओं में दोष भी है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम करती हूँ, पंडित को बुलाती हूँ, वही कुछ उपाय बताएंगे। कुछ ही देर में उमावती अपने घर पर पंडित को बुलाती है और पंडित आर्यन के हाथों की रेखाओं को देखकर कहते हैं, राम राम। हे प्रभु, आपके बेटे के हाथ में तो बहुत बड़ा ही दुर्बल योग है। आपके बेटे की कुंडली में सर्प दोष है। इसके लिए तो उसकी शादी भी ऐसी ही लड़की से होगी जो सर्प दोष के काल में पैदा हुई हो। और ये शादी विवाह का काम अब जल्दी ही कर लीजिए, क्योंकि खतरा और काल अब आपके बेटे के सिर पर मंडराना शुरू हो चुकी है। उमावती पंडित की बातें सुनकर बहुत घबरा जाती है और वो दूर दूर तक अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिलती। तभी एक दिन, अरे उमावती, उमावती कहाँ हो तुम? सुनैना की आवाज सुन के उमावती नीचे हॉल में आती है। अरे कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ। और क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अब तुमसे क्या ही छुपाऊं सुनैना, हुआ क्या है ये तो बताओ। वो बात यह है कि आर्यन के हाथों की रेखाओं में सर्प दोष निकला है सुनैना, जिसकी वजह से उसकी शादी भी किसी ऐसी लड़की से करनी होगी जिसकी कुंडली में सर्प दोष हो। लेकिन मुझे कोई भी लड़की नहीं मिल रही और मुझे डर है कि कहीं आर्यन के साथ कोई हादसा ना हो जाए। वैसे एक लड़की है उमावती जिसकी कुंडली में सर्प दोष है। उसकी माँ पहले मेरे ही घर में नौकरानी का काम करती थी। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। ठीक है, मैं सोच कर बताती हूँ तुम्हें। देर शाम जब आर्यन घर आता है, माँ कोई लड़की मिली शादी के लिए? हाँ आर्यन बेटा, एक लड़की मिली तो है, लेकिन वो लड़की बहुत गरीब घर से है। अमीर गरीब से हमें क्या करना है माँ? हमें तो शादी करके बस अपना ये सर्प दोष कटवाना है, फिर छोड़ देंगे उस लड़की को। ऐसे कैसे छोड़ दे बेटा, उस लड़की से शादी कर दी मैंने तुम्हारी तो वो ऑफिशियली तुम्हारी वाइफ कहलाएगी। तो माँ 6 मंथ के बाद मैं उसे डिवोर्स दे सकता हूँ ना। आप शादी की तैयारी करिए। अब शीशे के महल में रहने वाला रईस परिवार दीपांशी के गरीब घर में रिश्ता लेकर जाता है। अरे आप तो शीशे के महल में रहने वाले लोग हैं, मेरे मिट्टी के घर में कैसे आना हुआ? अरे कैसे बातें करती हैं गायत्री जी आप, घर तो घर होता है, फिर वो मिट्टी का हो या शीशे का। और वैसे भी हमने आपके बारे में बहुत तारीफें सुनी है, इसलिए मैं खुद चलकर अपने बेटे का रिश्ता लेकर तुम्हारी बेटी के लिए आई हूँ। क्या? मुझे तो मेरी तकदीर पर विश्वास नहीं हो रहा, मेरी बेटी शीशे के घर की बहू बनेगी। अब अच्छा मुहूर्त देखकर गायत्री अपनी बेटी की शादी शीशे के महल में करवा देती है। जाओ कनक, कुमकुम की थाल लेकर आओ, तुम्हारी भाभी गृह प्रवेश करेंगी। जी मम्मी, अभी लाई। कनक कुमकुम की थाल लेकर दरवाजे पर पहुंचती है और कुमकुम की थाल को दीपांशी के पैरों के पास रखती है। आओ भाभी, गृह प्रवेश करो। दीपांशी जैसे ही अपने पैरों को कुमकुम की थाल में रखती है, माँ मेरे पैर। दीपांशी दर्द में गृह प्रवेश करती है। ये मेरे पैरों में क्या हो गया? इस लाल लाल कुमकुम की वजह से तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे पैरों में क्या हुआ है। दरवाजे पर खड़ी कनक ये सब देखकर कहती है, ओहो बेचारी को दर्द हो रहा है। अभी तो देखो तुम्हारे साथ और क्या क्या होता है। अगले दिन सुबह दीपांशी अपनी पहली रसोई के खाने को बनाने के लिए रसोई में जाती है। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। खैर मेरे ससुराल की ये शीशे की रसोई कितनी आलीशान है, और ये शीशे के फर्श, इन पर चलने पर तो मुझे खुद की शक्ल शीशे के फर्श पर दिखाई पड़ रही है। दीपांशी खाना बनाना शुरू करती है, तभी उसकी नजर रात के कुमकुम की थाल पर पड़ जाती है। ये तो वही थाल है जिस पर चलकर मैंने गृह प्रवेश किया था। अरे इसमें तो छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं, लेकिन इसमें ये कांच के टुकड़े मिलाए किसने? दीपांशी उस थाली को लेकर आर्यन के पास जाती है। आर्यन जी, ये देखिए, ये वो थाल है जिसमें मैंने कल गृह प्रवेश किया था, और आपको पता है इसमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं जिससे मेरे दोनों पैर खूनम खून हो गए। दीपांशी की बातें सुनते ही आर्यन थाली को दीपांशी के मुंह पर फेंक देता है। सारा कुमकुम दीपांशी के ऊपर गिर जाता है। अरे ये क्या आर्यन जी लगा रखा है? और सही हुआ तुम्हारे पैर कट गए, तुम कट के मर क्यों नहीं की? खबरदार जो मेरे पास दोबारा आई तो। और मैं तुम्हें शुरू से ही बता देता हूँ, हमारी शादी कोई शादी नहीं है, ये सिर्फ 6 महीने का एक ढोंग है, जिसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। आर्यन जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? तभी वहाँ पर उमावती आती है। अब जब तू सारी सच्चाई जान ही गई है
तो जैसी गरीब लड़की को मैं शीशे के घर में एक सेकंड भी नहीं रहने दूंगी। 6 महीने ही तो काटने हैं और तू वो 6 महीने हमारे शीशे के घर के पीछे बने हुए छोटे से एक मिट्टी के कमरे में गुजारेगी। दीपांशी मिट्टी के बने एक कमरे में आती है जो कि बहुत ज्यादा गंदा हो रहा होता है। दीपांशी आंगन से छोटे छोटे घास के सूखे टुकड़ों को उठाकर एक झाड़ू बनाती है, जिससे अपने पूरे मिट्टी के घर को वो साफ करती है। घर तो साफ हो गया, लेकिन खाना बनाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब एक मिट्टी का चूल्हा भी बनाना पड़ेगा। दीपांशी बाहर निकलती है और जाकर मिट्टी लाकर एक छोटा सा चूल्हा तैयार करती है और फिर अपनी मिट्टी के बने चूल्हे पर अपने लिए खाना बनाकर तैयार करती है। अब दीपांशी खाना खा ही रही होती है कि तभी मिट्टी के कमरे में से मिट्टी का टुकड़ा झड़कर उसके खाने में गिरता है। हे भगवान, इतनी मुश्किल से खाना बनाया था और सारे खाने में ये मिट्टी गिर गई। ये पूरा खाना किड़किड़ा रहा है। दीपांशी खाने को लाकर अपनी मिट्टी के कमरे के बाहर खड़े एक कुत्ते को डाल देती है और आकर जमीन पर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन की तबीयत घर में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, जब से मैंने उस लड़की को इस घर से बाहर निकाला है तब से मेरी तबीयत हमेशा खराब ही रहती है। कहीं उस लड़की का दोष भी मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोष उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तेरी उससे शादी हुई थी। अगले दिन सुबह दीपांशी अपने मिट्टी के उसी एक कमरे में अपनी साड़ियों से घेरा कर छोटा सा नहाने की जगह बनाती है और वहां बैठकर नहा रही होती है। यहाँ तो मैं जितना नहा रही हूँ मेरे गीले शरीर और पैर पर ये मिट्टी चिपकते ही जा रही है और ये सारा पानी तो जमीन पर फैल गया है और घर पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। अब कीचड़ होने के कारण जमीन पर रखे दीपांशी के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। चूल्हे पर रखे खानों में भी पानी गिर जाता है। इस छोटे से मिट्टी के कमरे में नहाकर मेरे पूरे घर में कीचड़ हो गया। मेरे सारे साफ कपड़े भी कीचड़ में गंदे हो गए और मेरे खानों में भी पानी चला गया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जहां दीपांशी अपने मिट्टी के कमरे में इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले जो शीशे के घर में रहा करते थे वो भी दिन पर दिन बढ़ती इस भीषण गर्मी से बहुत परेशान होने लगे थे। घर का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। शीशे में धूप बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिसके कारण घर का ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा था। तभी एक दिन सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे और तभी अचानक से सभी परिवार वालों का दम घुटने लगता है। ये क्या हो रहा है, मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही हूँ। अरे नौकर, सब कहाँ चले गए? जल्दी से इस घर के दरवाजों को खोलो, खिड़कियां खोलो। माँ भैया, कोई जल्दी से मेरे कमरे में आओ, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है। कोई तो आओ। आर्यन लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ आता है कि तभी मेज पर रखा हुआ सोने का फ्लावर पॉट उसके हाथ से जमीन पर गिरता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अरे ये कैसा शोर था? कहीं मेरे ससुराल वालों को कुछ हुआ तो नहीं? दीपांशी अपने शीशे के ससुराल की तरफ आती है जहां उसे दूर दूर तक कोई कहीं नजर नहीं आता है। अरे सब कहाँ हैं? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे बहुत चिंता हो रही है। दीपांशी को कुछ समझ में नहीं आता और वो सड़क से एक बहुत बड़े पत्थर को उठाकर कांच के दरवाजों को तोड़कर घर के अंदर घुसती है। वो देखती है कि आर्यन के मुंह से झाग निकल रहा है और वो बेहोश पड़ा हुआ है। अब दीपांशी एक एक करके सबको कमरे से बाहर लेकर आती है। आसपास के लोगों से मदद लेकर वो सबको कार में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाती है। आप अपनी बहू को बहुत बड़ा थैंक्स कीजिए जो सही वक्त पर वो आप सबको हॉस्पिटल ले आई, नहीं तो आज ऑक्सीजन की कमी के कारण आप सबकी मौत भी हो सकती थी। तभी घबराती हुई सहमी हुई दीपांशी सबके सामने आती है। आप लोग ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस मुंह से तुझसे बात करूं। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दो दिव्यांशी। मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे माफ कर दो दिव्यांशी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग माफी मत मांगिए। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आप लोगों की जान बच गई। इस हादसे के बाद दिव्यांशी को उसके शीशे के ससुराल में बहू का दर्जा मिल जाता है, जिसके बाद वह अपने ससुराल वालों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगती है।